क्या इसराइल ने अमेरिका को यह भरोसा दिया है कि वो ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला नहीं करेगा? और सबसे बड़ी बात, अगर इस्राएली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ये कह रहे हैं कि ईरान के खिलाफ हम जो भी कार्रवाई करेंगे, जो भी जवाब देंगे, उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ हमारे राष्ट्रीय हित हैं, क्या इस संभावना को खोल रहे हैं कि वो अब भी उनके परमाणु और तेल ठिकानों पर हमला कर सकता है? अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन इसका विरोध कर रहे हैं कि किसी भी कीमत पर ईरान के परमाणु और तेल ठिकानों पर हमला नहीं होना चाहिए। मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों, पिछले 3-4 दिनों में जो बाइडेन की बेंजामिन नेतन्याहू से फोन पर बात हुई है, और बात वहां नहीं रुकती है दोस्तों। मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि अल जजीरा की इस खबर के मुताबिक अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन और उनके इस्राएली समकक्ष जो हैं योआव गैलेंट, उनके बीच में मुलाकात होती है और यह सामने बात उभर कर आ रही है कि इस्राएल जो है ना ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला करेगा, ना उनके तेल ठिकानों पर। अल जजीरा की खबर यह क्या कहती है? द प्लान वॉज मेट विद रिलीफ इन वॉशिंगटन। वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक अमेरिका में इस खबर को लेकर राहत की सांस है कि इस्राएल अब ईरान के परमाणु और तेल ठिकानों पर हमला नहीं करेगा। मगर फिर पिछले 12 घंटों में बेंजामिन नेतन्याहू का यह बयान सामने उभर कर आता है, जिसमें बेंजामिन नेतन्याहू यह कहते हैं कि हम अमेरिका की सुनते तो हैं मगर करते अपनी हैं। यानी कि हम अमेरिका की सुनेंगे मगर जो करेंगे वो राष्ट्रीय हित में होगा। सवाल यह कि अपनी जनता को समझाने के लिए क्या बेंजामिन नेतन्याहू ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला कर सकते हैं? और क्या वो जानते हैं कि अगर वो ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला करेंगे तो आने वाले दिनों में ये किसी और के लिए नहीं बल्कि इस्राएल के लिए घातक साबित होने वाला है? क्या इस्राएल अपने इतिहास से सबक लेगा? 1981 की उस घटना से सबक लेगा? आपके जहन में सवाल होगा दोस्तों कि 1981 की वो क्या घटना है। तो चलिए दोस्तों, मैं आपका परिचय कुछ पात्रों से करवा दूं। आपके स्क्रीन पर यह हैं इराक के पूर्व शासक सद्दाम हुसैन, और दूसरा चेहरा जो आपके सामने है उस वक्त इजराइल के प्रधानमंत्री मेनाचेम बेगिन। मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों, उस वक्त के जो प्रधानमंत्री थे इस्राइल के, वो लगातार घरेलू स्तर पर विरोध का सामना कर रहे थे। अगला चुनाव उनका हारना तय था, मगर फिर एक तारीख आती है और वो तारीख के बाद सब कुछ बदल जाता है। तारीख है 7 जून 1981। यह वो तारीख है दोस्तों जब इस्राएल से अमेरिका निर्मित F-15 और F-16 जेट जो हैं वो इराक के लिए उड़ान भरते हैं और उनका लक्ष्य होता है ओजिराक न्यूक्लियर रिएक्टर। अब आप कहेंगे ये ओजिराक न्यूक्लियर रिएक्टर क्या है? तो मैं आपको बतलाना चाहूंगा दोस्तों कि 80 के दशक में इराक के पास एक न्यूक्लियर रिएक्टर था, एक परमाणु संयंत्र था जिसका नाम था ओजिराक न्यूक्लियर रिएक्टर। यह महज शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए था, इसका मकसद परमाणु बॉम्ब बनाना नहीं था। और मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि उस वक्त इराक ने न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी पर भी दस्तक दिए थे और उसका जो यह न्यूक्लियर रिएक्टर था, ओजिराक न्यूक्लियर रिएक्टर, यह फ्रांस की मदद से बना था। मैं आपको बतलाना चाहूंगा दोस्तों, 1960 को इराक रूस की मदद से अपना परमाणु कार्यक्रम शुरू करता है, सिर्फ इसलिए कि वो परमाणु ईंधन चाहता था, उसका मकसद परमाणु बॉम्ब नहीं था। 1960 से इराक का यह कार्यक्रम शुरू होता है और उसके बाद इस कार्यक्रम में एंट्री होती है फ्रांस की। फ्रांस उसकी मदद करता है ओजिराक न्यूक्लियर रिएक्टर बनाने में। और फिर तारीख आती है 7 जून 1981। इस्राएल के F-16 और F-15 लड़ाकू विमान जो हैं वो इराक का रुख करते हैं और ओजिराक न्यूक्लियर रिएक्टर पर बॉम्ब्स गिरा देते हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, यह परमाणु संयंत्र और इसका मकसद सिर्फ शांतिपूर्ण तरीके से ईंधन जुटाना था और उसके अलावा कुछ नहीं, मगर इजराइल अपने घरेलू कारणों से, एक काल्पनिक डर से इराक के परमाणु संयंत्रों को तबाह कर देता है। मैं आपको बतलाना चाहूंगा दोस्तों, उस वक्त जिस तरह का प्रोपेगेंडा वेस्टर्न मीडिया या पश्चिमी समाचार पत्रों ने किया था ना, मानो ओजिराक न्यूक्लियर रिएक्टर में एक बॉम्ब था,
जबकि वहां कोई न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं था, वहां शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए परमाणु ईंधन बनाया जा रहा था। मैं आपको 1.5 मिनट की एक डॉक्यूमेंट्री दिखाना चाहता हूं, बहुत पुरानी डॉक्यूमेंट्री है। मानो इजराइल ने इराक के शांतिपूर्ण परमाणु कार्यक्रम पर जो हमला किया था अपने फाइटर जेट्स के जरिए, वो बिल्कुल सही था। मानो उस संयंत्र के अंदर बॉम्ब बनाया जा रहा था। 1.5 मिनट की यह डॉक्यूमेंट्री है दोस्तों। मैं चाहूंगा आप देखिएगा कि किस तरह से वेस्टर्न प्रोपेगेंडा, उनका प्रचार तंत्र काम करता है। इसकी भाषा देखिएगा, इसका लहजा देखिएगा। देखिए। June 1981, 8 fighter jets are spotted in the skies over Baghdad, preparing to attack. Their target, the pride and joy of Iraqi dictator Saddam Hussein. It was one of the most important military surprises of all time. As the jets dive at their target, stunned Iraqis stare in disbelief. The insignia on the wings is the Star of David, the symbol of the Israeli Air Force. How could Israel strike from such a great distance without detection? It was something that has not been done before. For more than 2 decades, the Israelis have kept the details of this unprecedented mission a closely guarded state secret. We were not able to penetrate Israeli intelligence to gain any heads up about a potentially aggressive action against the reactor. But now, Israel has released these classified documents, and for the first time, the mission's officers, architects, and pilots can finally tell their story. There was a lot of firing from the ground, a lot of firing. You see every bullet, and each one of them, it's for you. It was an attack that shocked the world. I could hear the president. He said, "They did what?" This is a story of international espionage, blackmail, and targeted assassinations. A story of one of the most daring and dangerous military operations ever attempted. The story of Israel's raid on the reactor. मैं आपको बतलाना चाहूंगा दोस्तों, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, इराक इसमें सिग्नेटरी था, यानी कि उसने न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी पर दस्तखत किए थे। यही नहीं, उसके जितने भी न्यूक्लियर साइट्स थे, जितने भी परमाणु साइट्स थे, उसका मुआयना इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA ने किया था। और इस जांच के बाद पता चला था कि इराक परमाणु बॉम्ब नहीं बना रहा। बावजूद इसके अमेरिका की मदद से इस्राइल इराक के परमाणु संयंत्रों पर हमला करता है। मगर इसका क्या परिणाम होता है? इराक के पूरे परमाणु कार्यक्रम को इजराइल बर्बाद कर देता है। उसके बाद इराक शांतिपूर्ण तरीके से बॉम्ब बनाने की कोशिशें शुरू करता है, न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की कोशिशें करता है, और उसके चलते वो पाकिस्तान से बातचीत करता है, वो चीन से बातचीत करता है, और उसकी बातचीत उस वक्त चीन और पाकिस्तान से चल रही होती है। क्यों? क्योंकि इराक में जबरदस्त नाराजगी थी कि किस तरह से इस्राइल ने उसके शांतिपूर्ण परमाणु कार्यक्रम पर हमला किया था। यही वजह है दोस्तों कि इस्राइल और फ्रांस में भी तनाव बना रहता है। याद कीजिएगा, कल ही मैंने आपको बताया था अपने शो में कि किस तरह से इस्राइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने फ्रांस के प्रधानमंत्री इमैनुअल मैक्रों की आलोचना की थी। इन दोनों के बीच जो तनाव है, उसकी जड़ें 1981 की वो वारदात है जिसमें इजरायली जेट ने इराक के परमाणु कार्यक्रम को बर्बाद कर दिया था, शांतिपूर्ण परमाणु कार्यक्रम को बर्बाद कर दिया था, जिसमें मदद फ्रांस की मिल रही थी। तो जैसे मैंने बताया, इराक का जो परमाणु कार्यक्रम था वो पूरी तरह से शांतिपूर्ण था। उसका मकसद परमाणु बॉम्ब बनाना नहीं था, मगर इजराइल हमला करता है। नतीजा, सद्दाम हुसैन को लगता है कि अब मुझे परमाणु बॉम्ब बनाना चाहिए, और इस बात की तस्दीक कई डीक्लासिफाइड डॉक्यूमेंट से मिलती है। मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि इराक के एक परमाणु वैज्ञानिक हैं, उन्होंने बाकायदा एक किताब लिखी थी जिसमें उन्होंने इस बात का जिक्र किया है। मैं आपको उस किताब का यह अंश पढ़ के सुनाना चाहता हूं। एज इराकी न्यूक्लियर साइंटिस्ट जफर धिया जफर wrote in his memoir, the Israeli bombing of Tammuz, which is Osirak, had infuriated many, and they were practically forming a line to participate in ending the Jewish state's monopoly of nuclear weapons in the Middle East. इसका हिंदी में अनुवाद यह है दोस्तों कि इराक के न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे जिनका नाम था जफर धिया जफर। उन्होंने एक किताब लिखी और उन्होंने कहा कि जैसे ही इसराइल ने ओसिराक पर हमला किया, उसके बाद मध्य पूर्व में एक होड़ लग गई।
न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की। मकसद यह था कि मध्य पूर्व में इस्राएल की जो सत्ता थी, पितृसत्ता थी न्यूक्लियर बॉम्ब को लेकर, उसे खत्म करना। मगर आप कहेंगे कि कहां गया इराक का न्यूक्लियर बॉम्ब? तो आपको रुख करना पड़ेगा 90 के दशक के खाड़ी युद्ध की तरफ। जी हां, खाड़ी युद्ध शुरू हो जाता है, इराक पर आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए जाते हैं। नतीजा आपके सामने है दोस्तों। नतीजा यह कि आर्थिक तौर पर इराक कमजोर होता जाता है, मगर सद्दाम हुसैन कमजोर नहीं होते हैं। उस आर्थिक प्रतिबंध की वजह से इराक न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के अपने कार्यक्रम पर अंकुश डाल देता है। इसका अर्थ क्या है दोस्तों? अगर 90 के दशक में खाड़ी युद्ध ना हुआ होता और अमेरिका ने बाद में जाकर इराक पर हमला करके सद्दाम हुसैन को मौत के घाट ना उतारा होता, तो हो सकता है कि इराक के पास परमाणु बॉम्ब होता। और वो परमाणु बॉम्ब क्यों होता? क्योंकि इस्राएल ने उसके शांतिपूर्ण परमाणु कार्यक्रम पर हमला किया था 1981, 7 जून 1981। इसका क्या सबक है? अगर आप किसी पर दमन करेंगे तो वो पीछे नहीं हटने वाला है। सद्दाम नाराज थे, और नाराज क्यों थे? क्योंकि उनके शांतिपूर्ण परमाणु कार्यक्रम पर इस्राएल ने हमला कर दिया था। अब कल्पना कीजिए दोस्तों, अगर इस्राएल ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला करता है तो उसका क्या परिणाम होने वाला है। मैं आपको बतलाना चाहूंगा दोस्तों कि पिछले काफी अरसे से इस्राएल ईरान के परमाणु वैज्ञानिकों को एक एक करके मौत के घाट उतार रहा है, मगर क्या इसका कोई असर हुआ? नहीं। वो एक परमाणु वैज्ञानिक को मौत के घाट उतारते हैं, पूरी एक जमात खड़ी हो जाती है जो ईरान के परमाणु कार्यक्रम को आगे बढ़ाना चाहती है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं, आपकी स्क्रीन पर यह है मोहसिन फखरीजादे। यह ईरान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे। 2020 में रहस्यमय तरीके से इनकी मौत हो जाती है। ईरान की राजधानी तेहरान के अंदर इन्हें गोलियों से छलनी कर दिया जाता है। और मुझे आपको बतलाने की जरूरत नहीं है कि इनकी हत्या के पीछे किसका हाथ है। जी हां, इस्राएली मोसाद ने इनकी हत्या को अंजाम दिया था। मगर क्या इससे ईरान का परमाणु कार्यक्रम रुक गया? बिल्कुल नहीं रुका। मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि ईरान ने न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी पर दस्तखत किए हैं, मगर कल्पना कीजिए अगर इस्राएल उनके परमाणु कार्यक्रम पर हमला करता है तो उसका क्या असर पड़ेगा। यही चेतावनी रूस ने दी थी, यही बात रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कही थी कि आप ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर क्यों हमला करना चाहते हैं। उस परमाणु कार्यक्रम का मकसद शांतिपूर्ण तरीके से परमाणु ईंधन बनाना है और कुछ नहीं। हालांकि हम यह नहीं जानते दोस्तों कि क्या ईरान ने गुप्त तरीके से चाइना, पाकिस्तान की मदद से एक न्यूक्लियर बॉम्ब बना लिया है। क्योंकि अगर इस्राएल उनके परमाणु ठिकानों पर हमला करता है तो उसके परिणाम होंगे। ईरान बौखला जाएगा, नाराज होगा, और मुझे ताज्जुब नहीं होगा कि वो पूरी कोशिश करेगा एक परमाणु बॉम्ब को वजूद में लाने के लिए, क्योंकि यही काम सद्दाम हुसैन ने किया था। जब 7 जून 1981 को ओजीराक न्यूक्लियर रिएक्टर पर इस्राएल हमला करता है F-16 और F-16 विमानों से, उसके बाद सद्दाम का एक ही मकसद था कि मैं भी एक परमाणु बॉम्ब बनाऊं, और इसके लिए वो पाकिस्तान और चाइना की मदद ले रहे थे। यानी कि हर बार इस्राएल और अमेरिका कोई ज्यादती करते हैं तो उसका एक असर होता है, एक प्रतिकूल असर होता है। इसलिए बहुत जरूरी हो जाता है कि इस्राएल जो भी कदम उठाए वो भस्मासुर ना बने, क्योंकि इस्राएल का हर कदम दुनिया को परमाणु टकराव की तरफ ले जा रहा है, जो अपने आप में बहुत चिंताजनक है दोस्तों, और इस बात से हम मुंह नहीं मोड़ सकते। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा दोस्तों, अमेरिका एक लंबे अरसे तक दुनिया को एक झूठ बता रहा था कि इराक में वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन हैं, यानी कि व्यापक तबाही वाले हथियार हैं। अमेरिका के ट्विन टावर्स पर हमला होता है, जी हां, 9/11। नतीजा, अमेरिका 2 मोर्चों पर युद्ध छेड़ देता है। तालिबान को नेस्तनाबूद करना चाहता है और दूसरी तरफ इराक पर हमला करता है। इराक पर हमला यह कहकर किया जाता है कि इनके पास वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन हैं, यानी कि व्यापक तबाही वाले हथियार, जो सरासर झूठ था। इराक के पास ऐसे कोई हथियार नहीं थे, मगर आपने क्या किया? सद्दाम को अपदस्थ कर दिया, एक देश को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। नतीजा,
इराक में आतंकवाद की ऐसी लहर आ गई जो आज तक रुकने का नाम नहीं ले रही है। और दूसरी तरफ अफगानिस्तान में आपने तालिबान को हटा दिया, मगर आज एक बार फिर अफगानिस्तान में तालिबान सत्ता में है। वो तालिबान जो हर गुजरते दिन के साथ आम लोगों पर अत्याचार कर रही है। बताइए, एक फरमान जारी किया गया कि 6वीं क्लास के बाद वहां औरतें नहीं पढ़ सकती। औरतों की जिंदगी हर गुजरते दिन के साथ बद से बदतर होती जा रही है। और मुझे ताज्जुब नहीं होगा दोस्तों कि 1996 से 2000 के बीच में अफगानिस्तान की जो हालत है, अफगानिस्तान दोबारा उस दौर में चला जाए। यानी कि जिस तालिबान को तुमने हटाया वो दोबारा सत्ता पर काबिज हो गई है। और ये सब अमेरिका की वजह से। अमेरिकी पॉलिसीज का क्या खामियाजा है इस इलाके में हम सब जानते हैं। और अमेरिकी पॉलिसीज का मध्य पूर्व में क्या असर पड़ेगा, यह भी चिंता की बात है। अमेरिका लगातार इसराइल को बढ़ावा दे रहा है। उसने अभी हाल ही में इसराइल को थर्ड एंटी मिसाइल सिस्टम जो है वो भेंट दिया है, वो तोहफा किया है। थर्ड एंटी मिसाइल सिस्टम दुनिया की सबसे ताकतवर एंटी मिसाइल सिस्टम है, जिसका रेडार बहुत ताकतवर है, जिसकी रेंज 4000 किलोमीटर तक है। यानी कि अमेरिका माहौल को और गर्म कर रहा है। क्या उसे समझ नहीं आ रहा है कि इसके क्या परिणाम होंगे? जवाबी कार्रवाई में मध्य पूर्व के अन्य देश क्या कर सकते हैं? अब तो इस मामले में रूस दखल दे रहा है, चीन दखल दे रहा है। तो क्या अमेरिका और इसराइल दुनिया को वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ ढकेल रहे हैं? ये सवाल है दोस्तों, और इन सवालों से हम मुंह नहीं मोड़ सकते हैं। बहुत जरूरी हो जाता है कि इस मुद्दे पर जिम्मेदारी के साथ हम अपनी भूमिका निभाएं। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प। इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।